नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भाजपा में विलय हो गया। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर नई सियासी दल बनाया था। कैप्टन की पत्नी परनीत कौर इस समय पटियाला से कांग्रेस सांसद है, वह भी कांग्रेस में ही रहेगी। बीते विधानसभा चुनाव में कैप्टन ने कांग्रेस से किनारा कर पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर पंजाब में भाजपा के साथ गठबंधन किया था। उस समय उनके बेटे रणिंदर सिंह ने भाजपा के साथ तालमेल कर टिकटों की बंटवारे में अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन पंजाब में आपकी आंधी के सामने कैप्टन की पार्टी उठ गई और भाजपा भी हाशिए पर चली गई। भाजपा लंबे समय से पंजाब में एक मजबूत सिख चेहरे की तलाश कर रही है, जो हिंदू निर्वाचन क्षेत्र को भी स्वीकार्य है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच सदन के स्पीकर सीपी जोशी ने राज्यपाल के लौटाए गए 2 बिलों का ब्यौरा रखा। इसके बाद 4 बिल सदन में रखे गए। तीसरी बार फिर कार्यवाही शुरू हुई तो सांसद थान सिंह जाटव, पूर्व विधायक आदराम मेघवाल, इंदिरा मायाराम, पराक्रम सिंह, भरतलाल और जयकृष्ण तोसावड़ा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह यानी आज सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। शोक अभिव्यक्ति के वक्त बीजेपी विधायकों ने हंगामा नहीं किया। पुष्कर ने बीजेपी विधायक सुरेश रावत लंबी बीमारी और गाय की मौतों को लेकर विरोध जताने एक गाय लेकर विधानसभा पहुंचे थे। विधानसभा के बाहर से ही गाय रास्ते छुड़ाकर भाग गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विपक्ष के प्रति भाजपा का रवैया द्वेष व अहंकारपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के प्रति चिंतित नहीं है। यह कारण है कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जूझती जनता के लिए सुधार कार्य नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले भाजपा का दावा कि प्रतिपक्ष यहां बेरोजगार है, यहां उनकी अहंकारी सोच व गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है। सरकार की सोच जनहित व जन कल्याणकार के प्रति ईमानदारी और वफादारी साबित करने को ही होनी चाहिए, न कि प्रतिपक्ष के विरुद्ध द्वेषपूर्ण रवैये की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार अगर प्रदेश के समुचित विकास व जनहित के प्रति चिंतित व गंभीर होती तो उनका यह विपक्ष विरोधी बयान नहीं आता। बल्कि वे बताते कि जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गुंडायुक्त सड़क, बर्दत शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था में नजर आने वाला सुधार किया है व पलायन भी रोका गया है। हिंदू नेता आचार्य स्वामी धर्मेंद्र ने सोमवार को जयपुर के एमएसएम हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनका एमएसएम के आईसीयू में इलाज चल रहा था। पिछले करीब 1 महीने पहले उन्हें एमएसएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वे आंत की बीमारी से ग्रसित थे। आचार्य धर्मेंद्र के निधन पर देश भर के हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने दुख जताया है। आचार्य ने श्री राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहकर अपना अहम योगदान दिया था। वे विश्व हिंदू परिषद से लंबे समय तक जुड़े थे। इस दौरान वे काफी चर्चा में रहे थे। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। पिछले सप्ताह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी उनसे मिलने एमएसएम अस्पताल पहुंचे थे। यूपी में विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सपा ने सत्र का बहिष्कार किया और पदयात्रा रोके जाने से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी विधायक व कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और झंझ विधानसभा का आयोजन कर शोक व्यक्त किया। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन सपा नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पदयात्रा की। सपा नेता व कार्यकर्ता विधान भवन की तरफ बढ़ रहे थे कि उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, जिस पर नाराज होकर अखिलेश यादव अपने विधायकों व कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उधर विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई। इससे पहले मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
जनता को इस सत्र से बड़ी उम्मीद है। सत्र के पहले दिन सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सपा ने धरना स्थल पर ही शोक व्यक्त किया। देश में पहली बार यूपी विधानसभा का एक दिन महिला सदस्यों के नाम होगा। 19 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले रविवार को सीएम योगी ने इसकी घोषणा की। भाजपा और सहयोगी दलों के विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, इस बार के मानसून सत्र में हमने 22 सितंबर का दिन दोनों सदनों की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रखा है। देश के किसी भी विधानसभा में ऐसा पहली बार हो रहा है। उस दिन विधानसभा की 40 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य ही अपना विषय रखेंगी। सीएम योगी ने महिला सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा कि वह राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे हैं मिशन शक्ति कार्यक्रम के विषय में जरूर बोले। सीएम योगी ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से अनुरोध करते हुए कहा कि इस दिन को विशेष बनाने के लिए महिला सदस्य को दोनों सदनों में पीठासीन अधिकार बनाए। सोनाली फोगाट की हत्याकांड की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर सीबीआई की शक है कि सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश गोवा के बाहर रच गई। इसलिए सीबीआई गोवा के अलावा दिल्ली, हरियाणा तक जांच का दायरा बढ़ा सकती है। सीबीआई का मानना है कि सोनाली हत्याकांड भले ही गोवा में अंजाम दिया गया हो, लेकिन इसका षड्यंत्र कहीं और रच जाने की आशंका है। सोनाली फोगाट हत्याकांड के दोनों आरोपियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर को पूछताछ के लिए सीबीआई दिल्ली ला सकती है। न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद सीबीआई कोर्ट से दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगेगी। सीबीआई की एक टीम 2 दिन पहले फतेहाबाद के गांव पूथल कला पहुंची थी, जहां सोनाली फोगाट के परिजनों से भी टीम ने मुलाकात की थी। इस दौरान टीम ने गोवा थाने में दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी परिजनों को सौंपी थी। ब्रिटेन के लिस्टर शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों में झड़पों के बाद तनाव है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को दुबई में भारत के खिलाफ खेले गए एशिया कप मैच में पाकिस्तान की हार के बाद हुई थी। 2 दिन पहले शहर के पूर्वी इलाके में दोनों समुदाय के टकराव के बाद माहौल ज्यादा बिगड़ गया। शांति की अपील करने के लिए साथ ही पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर हमला करने और रैलियां निकालने के आरोप लगाए हैं। ज्यादातर प्रदर्शन बेलग्रेव रोड पर हुए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि उपचुनाव में डबल इंजन की सरकार फेल हुई है। इस चुनाव में कांग्रेस का तंबू लगेगा और भाजपा का उखड़ेगा। कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिंड्रेला कहा तो सीएम श्रीराम को बुरा लगा। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता लांबा ने आरोप लगाया कि उज्ज्वला योजना फेल हुई है। 9,000 ने ही सिलेंडर भरवाए हैं। कहा कि भाजपा सरकार जुमलों की सरकार है। मुख्यमंत्री दिल्ली के नेताओं के साथ की कठपुतली है, जिससे मुख्यमंत्री की प्रशासन में पकड़ नहीं, वो हिमाचल की जनता में क्या पकड़ रखेंगे। अग्निपथ योजना युवाओं से धोखा है। कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरानी सेना भर्ती लाख करेंगे, नई भर्ती करेंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन में 8 चीतों तो लाए, लेकिन नौकरियां नहीं आई। रीवा जिले के नई घाटी थाना अंतर्गत अष्टभुजी माता मंदिर में 16 साल की लड़की से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को घर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिए गए हैं। एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि रविवार की शाम मऊभंज अनुभाग का पुलिस प्रशासन लाव लश्कर के साथ आरोपियों के घर पहुंचा था, जहां राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपियों को घर की नाप जोख कराई गई और इसके बाद अवैध निर्माण मिलने पर 3 दरिंदों के घर बुलडोजर लगाकर ढहा दिए गए। मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि 16 वर्षीय लड़की अपने दोस्त के साथ शुक्रवार को दोपहर अष्टभुजी माता के मंदिर गई थी। मंदिर दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर के बगल में लगे जंगल में जाकर घूमने लगे। तभी 2 बाल अपचारी सहित 6 आरोपियों ने दोनों को बंधक बना लिया। फिर किशोरी को कचरे के ढेर में ले जाकर गैंगरेप किया, साथ ही मारपीट करते हुए मोबाइल व पायल भी छीन ली। शनिवार की शाम 6 आरोपियों को चिन्हित करने के बाद आईपीसी की धारा 374 डी, 395, 506 व पैक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की
एसआईटी की जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से लेकर इनकार कर दिया। यह याचिका नरसंहार में मारे गए टीकालाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर उन्होंने यह याचिका वापस ले ली। शीर्ष कोर्ट ने टपलू से कहा कि वे यह मांग उपयुक्त मंच पर करें। टीकालाल टपलू की कश्मीर में हुए नरसंहार के दौरान जेकेएलएफ के आतंकियों ने नृशंस हत्या कर दी थी। याचिका में कहा गया था कि 32 साल बीत गए हैं, परिवार को यह भी नहीं पता कि मामले में किस तरह की जांच हुई। परिवार को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता 1984 सिख नरसंहार के 3 दशक बाद जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी का भी हवाला दिया और टपलू की हत्या की एसआईटी जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले इससे मिलती जुलती याचिका खारिज की है, अब इसे नहीं सुन सकते। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। खान ने आज आरोप लगाया कि उन पर कन्नूर में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हमला हुआ। केरल विधान सरकार ने कहा कि राज्यपाल सिर्फ कुछ समय के लिए विधेयकों को रोक सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए नहीं। राज्यपाल ने कहा कि कन्नूर में मुझ पर हमले के वीडियो में आप एक वरिष्ठ नेता को देख सकते हैं जो अब मुख्यमंत्री कार्यालय में है। राज्यपाल ने आज राजभवन में सभागार में अप्रत्याशित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2019 में कन्नूर विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर उनके साथ हुई मारपीट के वीडियो भी साझा किए। तो बड़ी स्क्रीन पर उन्होंने घटना के वीडियो साझा करते हुए कहा कि इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी को पुलिस को कर्तव्य के निर्वहन से रोकते हुए दिखा जा सकता है। राज्यपाल खान ने कहा कि ऐसे राज्य में जहां लोगों को काली शर्ट पहनने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसी घटनाएं होती हैं। अमेरिका के नेवादा स्टेट में एक जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। हादसा STIHL नेशनल चैंपियनशिप एयर रेस के दौरान हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस के दौरान कई जेट्स ने उड़ान भरी। इनमें से एक जेट अचानक ही गिरता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही जेट जमीन से टकराया, उसमें आग लग गई। घटनास्थल पर धुएं का गुबार उठा और जेट का मलबा निकला। रेनो एयर रेसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन और CEO फ्रेड टेलिंग ने कहा कि इस एयर रेसिंग इवेंट में 152 जेट्स का हिस्सा लिया था। 156 पायलट्स मौजूद थे। एयर रेसिंग के तीसरे लैप के दौरान भयानक हादसा हो गया। इसमें पायलट की मौत भी हो गई। हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह फिलहाल नहीं पता चली है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इस हादसे की जांच कर रहे हैं। बिहार में बेगूसराय के बाद अब वैशाली ने बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। रात 10 बजे बीच बाजार में हुई इस फायरिंग से लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि इन बाइक सवारों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक दुकानदार ने बताया कि घटना पासवान चौक पर हुई। जब मैं रात 10 बजे दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोलियां बरसाई। वो 500 मीटर तक फायरिंग करते चले गए। इसके बाद भाग निकले। पहली गोली जब चली में छिप गया था। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ लगी। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जिस दिशा में बदमाश भागे थे, पुलिस ने उस इलाके की नाकेबंदी कर दी। इस बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन बदमाश नहीं दिखे। कांग्रेस में जल्दी अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी ने कई नेताओं के नाम चर्चा में है। इस बीच राहुल गांधी को पार्टी की फिर से कमान देने की मांग तेजी से उठ रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव में कहा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष को प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए। राज्य के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस समितियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। भारत के मुख्य चुनाव आयोग ने सिक्किम के 5 राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया गया है। वे उन 86 दलों में शामिल हैं जिन्हें हाल ही में चुनाव आयोग ने सूची से हटाया है। यह जानकारी सिक्किम के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO के कार्यालय ने दी है।
सिक्किम सीओ के कार्यालय ने कहा कि अगर राज्य के किसी भी राजनीतिक दल इस फैसले से असंतुष्ट है तो वे 30 दिनों के भीतर सिक्किम सीओ कार्यालय या ईसीआई से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में मानसून सत्र में पहले दिन की कार्रवाई सिर्फ 25 तक चली। विधान भवन में इस दौरान भाजपा के साथ बसपा, कांग्रेस तथा अन्य दल के नेताओं ने शोक प्रस्ताव में भाग लेकर भाजपा के विधायक अरविंद गिरी को शोक संवेदना व्यक्त की। विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन सदन सिर्फ 25 मिनट तक चला। इस दौरान सदन नहीं पहुंचे समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने नेता सदन अखिलेश यादव के साथ सड़क पर ही संघर्ष किया। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। इस दौरान लखीमपुर खीरी के गोलाकरोकान के भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक प्रस्ताव किया। विधान भवन में सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य सदन में नहीं पहुंच सका। लद्दाख लेकर कारगिल तक सुबह 9:30 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल जानमाल के किसी भी नुकसान की खबर नहीं आई है। बता दें कि रविवार को पिछले 24 घंटे में दुनिया के 6 देश भूकंप से काबू में थे। भारत के कुछ राज्यों में भी झटके महसूस हुए, लेकिन ये ताइवान, जापान व चीन के मुकाबले काफी कमजोर हैं। ताइवान में 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। झटके इतने तेजी से थे कि यहाँ की कई इमारतें जमींदोज हो गई, सड़कों के बीच दरारें आ गई, कई पुल भी टूट गए हैं। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। ताइवान के अलावा जापान और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कल से लेकर अब तक अकेले इन्हीं देशों में करीब 50 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं। ताइवान में सुनामी की चेतावनी जारी की है। पात्राचाल भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे शिवसेना नेता संजय राउत की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। विशेष अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, उनकी जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट 21 सितंबर को संजय राउत की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए संजय राउत की हिरासत बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी ने संजय राउत को चार्जशीट की एक प्रति भी सौंपी ली है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने करीबी सहयोगी 60 वर्षीय राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने राउत के घर पर सुबह छापा मारा था। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसके बाद देर रात तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक रहे प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी है। ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में गिरफ्तार कर लिया था। बताते हैं कि पात्राचाल घोटाले से प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए कमाए और वह पैसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बांट दिया। इसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में आए थे। इसकी रकम राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था। ईडी वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है। वर्षा ने बताया था कि ये पैसे उन्हें फ्लैट खरीदने के लिए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से लिए थे। ईडी की पूछताछ के बाद वर्षा ने पैसे माधुरी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी के बाद भाजपा दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि आप विधायक के घर और ठिकानों पर पड़े छापे में हथियार और लाखों रुपए मिले हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का सत्ता में आने के बाद चाल और चरित्र बदल गया है। आदेश गुप्ता ने कहा कि अमानतुल्ला खान के घर में दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन के ब्रांच के छापे में हथियार और लाखों रुपए मिले हैं। एक लाल डायरी भी मिली है जिसमें कई राशि पे हुए हैं। यह कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता ध्यान भटकाने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। गुप्ता ने आपसे सवाल करते हुए कहा कि लाल डायरी में क्या लिखा हुआ है यह सबके सामने आना चाहिए, इसकी जांच हो। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला का संबंध अंडरवर्ल्ड और ISIS से जुड़ा हुआ है। भाजपा ने कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला के कहने पर फतेहपुरी मस्जिद के नीचे चलने वाले स्कूल को बंद कर दुकानें बना दी गई है। उस पैसों का इन्होंने अपने लाभ के लिए खर्च किया है। अभी तक सबके नेताओं के समर्थन करने का अलग अलग तरीकों को देखा होगा, लेकिन धर्म नगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अनोखा समर्थक सामने आया है।
योगी समर्थक के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले प्रभाकर मौर्य ने धर्मगिरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया है। प्रभाकर मौर्य मंदिर में सुबह शाम आरती पूजन करते हैं। यही नहीं, प्रभाकर मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में करीब सैकड़ों गाने गाए हैं। यूट्यूब पर प्रभाकर मौर्य के लाखों की तादाद में फॉलोअर है। प्रभाकर मौर्य बताते हैं इस योगी के मंदिर के निर्माण कार्य में जो भी खर्च आया है वह यूट्यूब से अर्जित हुए धन से ही बनाया गया है। प्रभाकर मौर्य ने योगी के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त 2020 को किया था। ठीक है, उस दिन जिस दिन रामलला के भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अयोध्या धाम से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर परिवहन विभाग का क्षेत्रीय कार्यशाला के पीछे स्थित मौर्य का पूर्वा गांव में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। प्रभाकर मौर्य मंदिर में सुबह शाम आरती भी पूजा आरती करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस खासू मंदिर के निर्माण की चर्चा गांव-गांव फैल रही है। आपको बताते हैं कि योगी के मंदिर में योगी की धनुर्धारी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यह आदमकद प्रतिमा 5 फुट 4 इंच की बताई जा रही है। यह हाइट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाइट के बराबर है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।